Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 7. Children, this is your SST book and the name of the book is Time Travelers Unraveling Histories Mysteries. So children, today we are going to start with chapter number 3 of this book and the name of the chapter is Sultans of Delhi. So let's start with the chapter. Here you can see a few pictures are made. Look at the picture and identify the architects of Delhi Sultanate period. So Delhi Sultanate में ये सारे architects बने थे. You have to write down the names. You have to find it and write down here. Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan in the second battle of Tarain in 1192 AD, and it was an important event in the history of medieval India. The result of the battle was the beginning of the Afghan-Turkish rule in India, and it lasted for 50 years. So मोहम्मद गौरी ने डिफीट कर दिया था पृथ्वीराज चौहान को सेकेंड बैटल जब हुआ था टेरेन का इन 1192 AD. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट था. जो हिस्ट्री थी मेडिवल इंडिया की जो हिस्ट्री थी उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट इसे कंसिडर किया जाता है. द रिजल्ट ऑफ द बैटल वाज द बिगनिंग ऑफ द अफगान टर्किश रूल. और जो रिजल्ट था इस बैटल का वो था इसके बाद जो है अफगान टर्किश रूल स्टार्ट हो गया था इन इंडिया और ये 15 इयर्स तक चला था. The Sultanate period. What is the Sultanate period? The successor of Muhammad Ghori assumed power in 1206 and ruled India successfully till 1526. So Muhammad Ghori जो था उसकी जो पावर थी 1206 वो सक्सेसर था मोहम्मद गौरी. द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद गौरी के जो सक्सेसर थे उन्होंने उनकी जो पावर थी 1206 से थी एंड इन्होंने रूल किया था इंडिया में 1526 तक. Since these rulers call themselves sultans, this period is the history of India is called the Sultanate period. ये जो रूलर्स थे ये अपने आप को सुल्तान बोलते थे इसलिए इस पीरियड को हम सल्तनत पीरियड कहते हैं. The period witnessed the rule of 5 important dynasties named Slave Dynasty, Khilji Dynasty, Tughlaq Dynasty, Sayyid Dynasty and Lodi Dynasty. So इस पीरियड में हमने 5 important dynasties का रूल देखा था और उनके नेम यहाँ है. So these are the 5 dynasties जिनके रूल इस टाइप पे चले थे. The first is the Slave Dynasty, which started from 1206 CE to 1290 CE. When Muhammad Ghori died in 1206 AD, his most trusted slave Qutbuddin Aibak became the chief of his territories in India. So मोहम्मद गौरी की डेथ होते ही उनके जो बहुत ही ट्रस्टेड स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक वो उन्होंने उनके जो किंगडम था उसको अक्वायर कर लिया था. ऐबक इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ ममलूक डायनेस्टी. सो ऐसा कहा जाता है कि जो ऐबक है उन्होंने ममलूक डायनेस्टी को फाइंड आउट किया था. द टर्म ममलूक्स मींस स्लेव और ओन्ड. सो इसका मीनिंग है स्लेव या फिर ओन्ड. द फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक एंड द रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी बिगेन देयर करियर एज slave generals who rose through the ranks. So ये जो फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके जो रूलर्स थे इस डायनेस्टी के उन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया था एज अ स्लेव जनरल्स जो आगे जाके बढ़ गए. इनके रैंक्स भी आगे बढ़ गए. Therefore this dynasty is also known as a slave dynasty. इसलिए इस डायनेस्टी को स्लेव कहा जाता है. कुतुबुद्दीन ऐबक who lived from 1206 to 1210. He ruled there. Qutbuddin Aibak was the founder of the first ruler and of slave dynasty who came to be known as the Delhi Sultanate.
सो ये जो फर्स्ट रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के और दिल्ली सल्तनत इनके अंडर थी. अंडर हिम द मॉडर्न डे अफगानिस्तान एंड द लार्ज पार्ट ऑफ द नदर्न इंडिया सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत. और इनके अंदर अफगानिस्तान से लेके जो नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट्स थे वो सारे अंडर थे इनके, जिसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता था. ही इनिशियली रूल्ड फ्रॉम लाहौर बट ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दिल्ली लेटर. सो पहले ये लाहौर से वर्क कर रहे थे लेकिन बाद में जाके ये दिल्ली शिफ्ट हो गए. ऐबक वॉज नोन फॉर हिज जेनरोसिटी एंड काइंड हार्टेडनेस. ऐबक को उनकी जेनरोसिटी और काइंड हार्टेडनेस के लिए जाना जाता था. सो ही वॉज गिवर ऑफ लैक्स. वो लाखों रुपए जो है यही दे दिया करते. He built two mosques, कुवत उल इस्लाम इन दिल्ली एंड अधाई दिन का झोपड़ा इन अजमेर. सो इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई. उसमें से 2 मॉस्क थे जिनके नेम यहाँ पे लिखे, एक दिल्ली में और एक अजमेर में. He even started the construction of the Qutub Minar but could not complete it. So इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को भी स्टार्ट करा दिया था पर उसे कंप्लीट नहीं कर पाए. Aibak did not add to Turkish conquest in India and died in 1210 CE when he fell off a horse while playing polo. So इनकी डेथ हुई थी कैसे, जब ये एक हॉर्स पे पोलो खेल रहे थे और अचानक से ही उससे गिर गए और इनकी डेथ हो गई. नेक्स्ट इज इल्तुतमिश who was the king from 1210 to 1236. Shamsuddin Iltutmish was a son-in-law of Aibak. ये ऐबक के जो है son-in-law थे. He is regarded as a real founder of Delhi Sultanate. इन्हें जो है दिल्ली सल्तनत का real founder कहा जाता है. He shifted the seat of governance from Lahore to Delhi. और लाहौर से दिल्ली तक इन्होंने अपने सीट को शिफ्ट कर दिया था. Thus Delhi came to occupy the position of the capital of Hindustan. और इसके बाद ही दिल्ली को हिंदुस्तान का कैपिटल घोषित कर दिया गया. Iltutmish had a deal with many rebellions. बहुत सारे जो rebellions थे उनके साथ इन्होंने काफी सारे deals क्रैक किए, but he was successful in defeating the rebel and executed most of them. बट ये जो है जो भी रिबेल्स थे उनके साथ इन्होंने लड़ाई की और उनमें से ज्यादातर को इन्होंने मार गिराया. He also strengthened the northwestern frontiers to safeguard it against Mongol invasion. उन्होंने जो नॉर्थ वेस्ट के जो फ्रंटियर एरिया था उसे जो है स्ट्रेंथन किया ताकि वो अपने कंट्री को सेव कर सके मंगोलियंस के इन्वेजन से. To make his administration effective, efficient, Iltutmish organized the Turkish nobility into a select group of 40 nobles called Chalisa. So अब इन्होंने जो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए जो है टर्किश नोबिलिटी को एक्सेप्ट किया और उसमें उन्होंने 40 नोबल लोगों को रखा जिन्हें चालीसा भी कहा जाता है. रजिया सुल्तान 1236 to 1240 CE. Razia Sultan, the daughter of Iltutmish, was the only Muslim woman ruler of Delhi. So Delhi की ये इकलौती woman Muslim ruler थी, and she put on the tunic and head dress of a man's attire for day-to-day administration. So रोजमर्रा के कामों के लिए वो जो मेंस के जो अटायर थे उसे वो पहनती थी. She even abandoned the veil और इन्होंने veil को भी abandon किया. She appointed a non-Turkish and an Abyssinian slave Malik Yohat to the superintendent of the stables. So इन्हें जो है इन्होंने जो है मलिक योथ को इन्होंने जो है स्टेबल्स का सुपरिटेंडेंट बनाया. बट दिस enraged the Turkish nobles और इसकी वजह से जो टर्किश नोबल्स थे वो जो है enraged हो गए, गुस्सा हो गए. There was rebellion
in Delhi and elsewhere in the kingdom. So वहाँ पे जो rebellions थे वो दिल्ली में थे और बाकी kingdom में भी फैले हुए थे. The Chalisa conspired and killed her in 1240 CE. So जो चालीसा उन्होंने बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो उन्होंने उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रची और इन्हें जो है 1240 में मार दिया गया. नसीरुद्दीन मोहम्मद from 1246 to 1266 CE. Nasiruddin Muhammad was just a figurehead king. ये एक figurehead king थे. The real power was wielded by his chief minister. सिर्फ इन्हें जो नाम का किंग रखा गया था, इनके जो भी काम थे वो चीफ मिनिस्टर किया करते थे और जिनका नाम था गियासुद्दीन बलबान. Upon the death of Nasiruddin, Balban became the king. और इनकी डेथ के बाद बलबान जो है इन्होंने प्लेस ले ली और वो किंग बन गए. गियासुद्दीन बलबान, a Turkish slave, took over the throne after the death of रज़िया सुल्तान. So रज़िया सुल्तान की डेथ के बाद इन्होंने जो है थ्रोन जो राजगद्दी संभाली. बलबान is known for his force policies and his efficient espionage system. So ये अपनी पॉलिसीज और जो सिस्टम्स इन्होंने लागू किए थे उनके लिए जाने जाते हैं. He introduced the Persian custom of शिजदा and fibers. इन्होंने पर्शियन कस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया था. He successfully defeated the local enemies and defended his kingdom from all invasions. इन्होंने अपने जो लोकल एनिमीज थे उन्हें जो मार गिराया और अपने किंगडम को बचाया था डिफरेंट इन्वेजन से. द डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबान. सो जो किंगशिप का जो डिवाइन राइट है वो इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया. जस्टिस वाज गिवन टू ऑल एंड ही वाज वेरी प्रोमिनेंट. सो वो हर किसी को जस्टिस देने के बारे में सोचते थे और उनके अकॉर्डिंग सबको जस्टिस मिलना चाहिए और वो इसको बात को वो प्रूव भी करते थे. His policy is generally known as the blood and iron policy because he mercilessly punished the robbers and zamindars who did not accept him as rulers. So जो लोग उन्हें as a ruler accept नहीं करते थे, चाहे वो जमींदार हो चाहे कोई रॉबर हो, उन्हें वो बहुत ही merciless punishment देते थे. वो बहुत ही blood and iron वाली पॉलिसी इसे इसलिए कहा जाता है. The Mamluk dynasty came to an end with 3 years of his death. Within 3 years of his death, 3 साल जब उनके डेथ को हो गया तब तक जो है मामलुक डायनेस्टी जो खत्म हो चुकी थी. In 1290 CE, Jalaluddin Khilji, the governor of Samana, occupied Delhi through a military coup and declared himself as the Sultan. So जलालुद्दीन खिलजी जो है वो सामा के गवर्नर थे और उन्होंने दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया. बलबान डाइड इन 1287 CE. वो 1287 CE में उनकी डेथ हो गई थी. द पब्लिक ऑर्डर ऑफ द कंट्री वाज थ्रेटन्ड विद अनार्ची आफ्टर हिज डेथ. सो जो पब्लिक ऑर्डर था उसे जो है उनके डेथ के बाद थ्रेट मिल रहा था. खिलजी डायनेस्टी. जलालुद्दीन खिलजी 1290 to 1296 CE. जलालुद्दीन खिलजी usurped the throne by killing Balban's grandson. उन्होंने बलबान के ग्रैंडसन को मारा और उसके बाद वो खुद राजा बन गए. The prominent ruler of the Khilji dynasty were Jalaluddin Khilji and Alauddin Khilji. So ये दो रूलर्स थे जिन्होंने इस पूरे एम्पायर को चलाया. The first is Alauddin Khilji. From 1296 to 1316 CE. Alauddin Khilji occupied the throne by murdering Jalaluddin Khilji. तो उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को मार के उनकी जगह ले ली थी. Alauddin Khilji did not believe in Jalaluddin's theory of benevolence. So ये जलालुद्दीन की थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते थे. He adhered to Balban's theory of administration through evoking fear. उन्होंने जो बलबान की जो थ्योरी थी he adhered it, वो उसको मानते थे. And he revived the system of spies through the introduced by Balban.
सो इन्होंने अपना जो सिस्टम था स्पाइस का उसे जो फिर से जो स्टार्ट किया, जो गलबान ने क्रिएट किया था. अलाउद्दीन खिलजी इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मोनार्च ऑफ द दिल्ली सल्तनत. सो अलाउद्दीन खिलजी को जो है ऐसा जो है कंसिडर किया जाता है, ग्रेटेस्ट मोनार्च के रूप में इन्हें कंसिडर किया जाता है दिल्ली सल्तनत का. ही विगरसली पर्स्ड an imperial policy based on the चक्रवर्ती प्रिंसिपल ऑफ एंशिएंट इंडिया. सो ये विग्रसली जो है परस्यू कर रहे थे जो भी इंपीरियल पॉलिसी लगाई गई थी, चक्रवर्ती प्रिंसिपल जिसे कहा जाता है एंशिएंट इंडिया का. मोरक्कन ट्रैवलर्स Ibn Battuta, who visited the Indian subcontinent around this time, say that Alauddin ruled almost the entire country for a brief period of time with Malik Kafur as his vice regent means deputy. So यहाँ पे एक मोरक्कन ट्रैवलर थे जिनका नाम था इबन बतूता. वो ऐसा कहते हैं कि जो इंडिया आ चुके थे उस समय, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में थे, उन्होंने कहा कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो ऐसा रूलर था, वो ऐसे रूल करता था पूरी कंट्री को फॉर द ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम विथ, वो अपने जो उस समय के डेप्यूटी मैनेजर आप कह सकते हो मलिक काफूर, उनके साथ वो पूरी कंट्री चलाते थे. द आर्म फोर्सेस डिफेंडेड द टेरिटरी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन. और जो आर्म फोर्सेस थे वो जो भी कोई आक्रमण करता था उनके खिलाफ लड़ते थे. इट मेंटेन द पॉलिसी यूनिटी and integrity of the country by severely dealing with those. So ये जो है पॉलिसी यूनिटी और इंटीग्रिटी को जो है मेंटेन करते थे और डील करते थे इन सब चीजों में. Whoever dare to rebel against the central government, जो भी इनके खिलाफ था उन सबको जो है ये खत्म कर देते थे. He secularized the state policies and threw upon the public services to the commoners irrespective of their religion. ये जो है बहुत सेकुलराइज पर्सन थे और जो भी स्टेट पॉलिसीज थे उन्हें जो है ओपन रखा था इन्होंने पब्लिक के लिए, भले वो किसी भी रिलीजन का. अलाउद्दीन एक्सपैंडेड द बाउंड्रीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत टू एज फार एज मदुरई. मदुरई तक अब इनका सल्तनत फैल चुका था. हिज एम्पायर नीरली मैच द एम्पायर ऑफ अशोका द ग्रेट. इनका जो एम्पायर था अशोका द ग्रेट के एम्पायर जितना बड़ा हो चुका था. Though he forbade banquets and parties by the nobles, he patronized real talent. The famous Persian poet Amir Khusro was his court poet. और आमिर खुसरो इनका कोर्ट का जो है पोएट था. Alauddin was a great administrator who initiated many reforms which made the entire military and financially sound. अलाउद्दीन जो है बहुत बड़े जो है एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्होंने इनिशिएट किए थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया था और जिससे इनका जो एम्पायर जो मिलिट्री सर्विसेज थे वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका था. रियलाइजिंग दैट ही नीडेड अ लार्ज एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वेल्थ फॉर हिज मिलिट्री कैंपेन ही अंडरटुक मेनी रिफॉर्म्स. सो इस बात को रियलाइज करने के बाद भी कि उनकी जो उनको एक बड़े लार्ज और कंटिन्यूअस वेल्थ की जरूरत है अपने मिलिट्री कैंपेन्स को जारी रखने के लिए, उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए. लैंड रेवेन्यू सिस्टम. रेवेन्यू वाज कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड. तो लैंड को मेजर करके ही रेवेन्यू वहां से कलेक्ट किया जाता था. स्पेशल ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट द रेवेन्यू. और रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था. नेक्स्ट इज मार्केट रिफॉर्म. Alauddin introduced a market control system according to which the price of all the goods were fixed. So Alauddin ने एक मार्केट कंट्रोल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था जिसके अकॉर्डिंग जो है प्राइस जो है हर चीज का फिक्स था. There were 3 markets, one for food grains, another for clothes and third for only for slaves, animals and cattle. सो 3 तरीके के मार्केट इन्होंने बनाए थे जिसमें से एक था फूड ग्रेन्स के लिए, दूसरा था क्लोथ्स के लिए और तीसरा था स्लेव्स के लिए, एनिमल्स के लिए और कैटल्स के लिए. पीपल वर स्ट्रिक्टली पनिश्ड ऑन एनी वायलेशन ऑफ रूल्स एंड अनऑथराइज्ड कंपटीशन. सो अगर कोई भी अनऑथराइज्ड कंपटीशन करता था या किसी भी रूल का वायलेशन करता था, उसे रूल को तोड़ता था, तो ऐसे लोगों को बहुत ही स्ट्रिक्टली पनिश भी किया जाता था. Alauddin also controlled the price of essential commodities.
सो जो जरूरी कॉमोडिटीज थे उनके प्राइस को भी यही कंट्रोल करते थे. ये यू कैन सी द मैप showing the extent of Alauddin Khilji's empire. So this purple structure you can see, this is the Alauddin's empire. यहाँ तक इनका empire फैला हुआ था. Reorganization of army. आर्मी को कैसे reorganize किया जाता था. The spy system was very efficient in his army. उनके आर्मी में जो spy system था वो बहुत ज़्यादा efficient था. He was the first to introduce the concept of हुलिया or the discrete role each soldier should play. So इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें जो है हुलिया एक कॉन्सेप्ट था जिसमें हर सोल्जर को अपना जो है हर सोल्जर का एक डिस्क्रीट रोल था. फर्दर ही इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस विद द रॉयल इंसिग्ना कॉल्ड द दाग. सो बाद में जो इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, जिसमें विद अ रॉयल इंसिग्ना जिसका नाम था दाग. तुगलक डायनेस्टी फ्रॉम 1320 to 1413 CE. In 1320 CE, Ghiyasuddin Tughlaq killed the last Khilji ruler and found the Tughlaq dynasty. So Ghiyasuddin Tughlaq ने लास्ट खिलजी रूलर को मारा और तुगलक डायनेस्टी को इंट्रोड्यूस किया. The prominent ruler of the Tughlaq dynasty were Ghiyasuddin Tughlaq, Muhammad bin Tughlaq and Firoz Shah Tughlaq. तो ये तीन रूलर्स थे तुगलक डायनेस्टी के. Ghiyasuddin Tughlaq. Ghiyasuddin Tughlaq reorganized the administration. He sent his son Ulugh Khan to restore the kingdom's imperial position in Warangal. So उन्होंने अपने बेटे को भेजा ताकि वो अपनी जो भी किंगडम है उनकी पोजीशन को जो है प्रॉपर्ली चेक कर सके. He sent a noble to deal with the rebellions in Gujarat. So उन्होंने नोबल भी भेजा रिबेलियंस के लिए जो गुजरात में थे. He himself marched to Bengal to reduce it to submission. और वो खुद जो है बंगाल तक गए इसे रिड्यूस करने के लिए. On his return from the successful campaign, a pavilion was erected by his son Ulugh Khan to welcome him. The pavilion crashed and crushed him to death. So जो है जब वो वहां से वापस आ रहे थे, उनका कैंपेन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका था, तो एक पवेलियन जो है उन्होंने उनके बेटे को जो है इरेक्ट कर लिया था ताकि वो उसे वेलकम कर सके, और जिसकी वजह से उनकी वहां पे डेथ हो गई. Muhammad bin Tughlaq. Muhammad bin Tughlaq was one of the most educated of all the sultans of the Delhi Sultanate. So दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान थे उन सब में से ज्यादा एजुकेटेड थे मोहम्मद बिन तुगलक. So Muhammad bin Tughlaq ascended the throne as Tughlaqabad. At Tughlaqabad, the fortified residence of his deceased father. So मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने फादर का जो डिसीज्ड मीन्स जो मरे हुए फादर थे उनका जो रेसिडेंस था जो तुगलकाबाद में था, वहां पे उन्होंने राजगद्दी को संभाला. He was well versed in Persian, Arabic, Turkish and even Sanskrit. So उन्हें ये तीनों लैंग्वेजेस आती थी. He was well read in the subjects of astronomy, philosophy, mathematics, medicine and logic. So अब ये जो भी सब्जेक्ट्स है इनमें इनका बहुत ही अच्छा कमांड था. Muhammad bin Tughlaq undertook several experiments, most of which were ill-planned and failed. So इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें से कई सारे एक्सपेरिमेंट्स इल प्लान थे, सही से प्लान नहीं थे और फेल भी हो गए. As the projects failed, the royal treasury emptied. और जैसे प्रोजेक्ट जो फेल हो रहे थे, जो रॉयल ट्रेजरी था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा. There were outbreaks of rebellions in different parts of the kingdom. So जो किंगडम के जो अलग अलग पार्ट्स है वहां पे रिबेलियंस ने अटैक कर दिया था. With which the Sultan failed to control. जिसकी वजह से सुल्तान इस रिबेलियन अटैक को कंट्रोल नहीं कर पाए. मोहम्मद बिन तुगलक died while he was on a campaign to थाटा. So जब वो थाटा जा रहे थे उस वक्त उनकी डेथ हो गई रास्ते में. एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए थे. उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया था शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल,
Muhammad bin Tughlaq shifted his capital from Delhi to Deogiri, which was renamed Daulatabad. He wanted a place safe from Mongol attack. So उन्होंने पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था कि अपना जो कैपिटल था दिल्ली से वो देवगिरी शिफ्ट करने लगे, जिसे अब दौलताबाद कहा जाता है, और वो चाहते थे कि उनकी जो सिटी, उनका जो प्लेस है वो मंगोल अटैक से बचा रहे. The Sultan exerted pressure on his Delhi nobles to shift to दौलताबाद. उनके जो भी नॉबल्स थे उनसे उन्होंने कहा कि चलो दौलताबाद शिफ्ट हो जाते हैं. The journey was long and arduous and was undertaken in summer, and so many people died on the way. तो जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी थी और ऊपर से ये समर सीजन में जर्नी स्टार्ट की इन लोगों ने, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर गए. Most migrants were not happy with the relocation. बहुत सारे जो migrants थे वो इस relocation से खुश नहीं थे. Meanwhile, Delhi was not deserted. और इस समय जो दिल्ली जो है deserted नहीं कर रहा था. In 1334 to 1335 CE, there was rebellion in Coromandel. So कोरोमंडल में rebellions आ चुके थे. तुगलक marched to suppress the rebellion. अब इन rebellions को मार गिराने के लिए तुगलक वहां की तरफ, उधर की तरफ बढ़ चुके थे. However, in between there was an outbreak of the bubonic plague, और उसी समय रास्ते में bubonic plague जो है स्टार्ट हो गया. The Sultan himself was taken ill, और सुल्तान खुद बीमार पड़ गए. Rumors of his death spread as his at this junction the Sultan permitted the nobles to return to Delhi. और इस वक्त जो है वो खुद इस प्लेग का शिकार हो गए, वो बीमार हो गए और उनके मौत की खबरें फैल चुकी थी हर तरफ. तो उन्होंने अब अपने जो नॉबल्स ने कहा कि वापस दिल्ली की तरफ चलते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी. अब जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था वो था कि टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करना. Muhammad bin Tughlaq issued token currency in copper and brass, which were backed by silver and gold kept in the treasury. So उन्होंने कॉपर और ब्रास के जो है टोकन करेंसीज निकाली, जिसपे जो है सिल्वर और गोल्ड की कोटिंग थी. The token currency introduced by Tughlaq failed because he could not prevent the forgery of the new coins. वो क्योंकि इसके फॉगरी को जो है कंट्रोल नहीं कर पाए. The state suffered huge losses because land revenue was collected in copper and brass coins. जो स्टेट था उसने बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र किया, क्योंकि वहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू है वो कॉपर और ब्रास कॉइन्स के रूप में लिया जा रहा था. There was such abundance of these new coins that their value depreciated. और ये जो नए कॉइन्स थे इनकी जो abundance है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से इनकी वैल्यू डिप्रिशिएट हुई. This event caused disruption of trade and commerce, और इसकी वजह से ट्रेड और कॉमर्स में डिस्ट्रप्शन स्टार्ट हो गया. So the Sultan was forced to cancel the token currency. इसकी वजह से सुल्तान को टोकन करेंसी कैंसिल करना पड़ा. He redeemed the token coins with gold and silver coins, और अब इन्होंने इन टोकन कॉइन्स को गोल्ड और सिल्वर कॉइन से रिडीम किया. Standing army. Muhammad bin Tughlaq recruited a large standing army for an ill-planned Khorasan, Iraq and Karachil expedition. So मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बहुत बड़ी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को ऑर्गेनाइज किया था, जो कि बहुत ही इल प्लान वे में था. एंड इट वाज फ्रॉम इराक टू कांगड़ा एक्सपेडिशन, एंड दिस कॉस्ट him dearly, और जिसका जो प्राइस था वो बहुत ही ज्यादा था. The next is economic measures. Since the Ganga Yamuna Doab was a very fertile region, the revenue was increased 20-fold. So क्योंकि ये जो गंगा यमुना दोब था ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल रीजन था, यहाँ फर्टिलिटी बहुत ज्यादा थी, जो रेवेन्यू थी यहाँ पे वो इंक्रीज की गई by 20 times. इस रेवेन्यू को इंक्रीज कर दिया गया. Unfortunately, the new revenue was implemented when this region was facing a severe famine crisis. और unfortunately क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, ये जो नया रेवेन्यू सिस्टम था वो इम्प्लीमेंट किया गया, जिसकी वजह से when this region was facing a severe famine crisis, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमाइन कंडीशन हो चुकी थी, यहाँ पे लोग भूखे थे,
तो इस टाइम पे ये रेवेन्यू इम्प्लीमेंट किया गया जिससे लोग यहाँ पे रेवेन्यू नहीं दे पाए. This caused the oppression of the peasantry and widespread peasant uprising broke up. और इसकी वजह से जो पीजेंट्स थे वो और भी ज्यादा गरीब हो गए और जो पीजेंट्री थी वो और भी ज्यादा टूटने लगी. दिस ऑल्सो कॉज एपिडेमिक एंड फमाइन, और जिसकी वजह से जो गरीबी बढ़ती चली गई, एपिडेमिक कॉज होने लगा और फेमाइन भी इंक्रीज हो गया. एंड द सुल्तान हैड टू प्रोवाइड 6 months supplies for the royal granary at cheap rates. और इन सब को ओवरकम करने के लिए सुल्तान को क्या करना पड़ा, अपनी रॉयल ग्रैंडरी में से उन्हें जो है 6 months का सप्लाई को जो है लोगों में बांटना पड़ा, और वो भी कम दामों पर. पीजेंट्स हैड टू गिव लोन्स टू रीस्टोर कल्टीवेशन, और पीजेंट्स को जो है यहाँ पे जो इनके पीजेंट्स थे उन्हें जो है लोन देने के लिए जो है जो पीजेंट्स थे उन्हें जो है लोन देने के लिए जो है कल्टीवेशन जो भी उन्होंने कर रखा था उसे रिस्टोर करना पड़ा. द नेक्स्ट इज फिरोज शाह तुगलक, who ruled from 1451 to 1388 CE. Muhammad bin Tughlaq was succeeded by his cousin Firoz Shah Tughlaq. So Muhammad bin Tughlaq की place उनके cousin Firoz Shah Tughlaq ने ले ली थी, and Firoz could neither suppress revolts nor win back the provinces that had broken away. So फिरोज जो थे ना जो है अपने जो प्रोविंसेस थे उसे सप्रेस कर पाए रिवोल्ट्स को, और ना ही वो अपने प्रोविंसेस को वापस से जीत पाए. However, he promoted agriculture, trade and crafts, building many new towns and patronized learning. लेकिन उन्होंने जो एग्रीकल्चर था उसे प्रमोट किया था, ट्रेड और क्राफ्ट को भी आगे बढ़ाया था, और बहुत सारे नए टाउन्स को उन्होंने बनाया था और लर्निंग को भी प्रमोट किया था. आफ्टर फिरोज डेथ इन 1388 CE, द सुल्तान रैपिडली डिक्लाइन. सो फिरोज की डेथ के बाद जो सल्तनत था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, खत्म हो गया. Sayyidi dynasty, which started from 1414 to 1451 CE. The Sayyidi dynasty was established by Khizr Khan. So Khizr Khan was established this Sayyidi dynasty. He was appointed by Taimur to be the governor of Multan, and this Multan was in Punjab. So उन्हें वहाँ का गवर्नर बना दिया गया by Timur. Khizr Khan took control over Delhi on May 28, 1414. So for इस डेट पे इन्होंने जो है वहाँ का जो दिल्ली था उसे कंट्रोल किया, दिल्ली सल्तनत कंट्रोल किया, and found the Sayyidi dynasty. और इसके बाद Sayyidi dynasty came in existence. Khizr Khan was succeeded by his son Mubarak, और खिजर खान की प्लेस उनके बेटे मुबारक खान ने ले ली. मुबारक खान स्टाइल्ड हिमसेल्फ एज म्यूजुद्दीन मुबारक शाह इन हिज कॉइन. सो अब जो मुबारक खान थे उन्होंने अपने आप को जो है म्यूजुद्दीन शाह के नाम से जो कॉइन्स थे उसमें जो है उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया. ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज रूल इन कंट्रोलिंग द रिबेलियंस ऑफ द नोबल्स. सो उनका जो ज्यादातर टाइम है वो रिबेलियंस को कंट्रोल करने में लग गया जो नॉबल्स थे. आफ्टर द डेथ ऑफ मुबारक खान, हिज नेफ्यू मोहम्मद खान ascended the throne and styled himself as सुल्तान मोहम्मद शाह. सो उनकी डेथ के बाद मुबारक खान की डेथ के बाद उनके जो नेफ्यू थे जिनका नाम था मोहम्मद खान, उन्होंने उनकी थ्रोन को अपना लिया और and styled himself as सुल्तान मोहम्मद शाह, और अपने आप को सुल्तान मोहम्मद शाह बुलवाने लगे. Just before मोहम्मद शाह died, he called his son Alauddin from Badon and nominated him as his successor. तो उन्होंने अब उसके बाद अपने बेटे को बुलाया और उन्हें अपना सक्सेसर घोषित कर दिया. The last ruler of his dynasty, Alauddin Alam Shah, violently abdicated the throne in favor of Bahlul Khan Lodi in 1451 CE.
सो जो लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, जिनका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह, उन्होंने इस थ्रोन को वॉलंटरी जो है कैप्चर कर लिया इन द फेवर ऑफ बहलूल खान लोधी एंड लेफ्ट फ्रॉम बदौन फॉर बदौन। तो उन्होंने ये जो है थ्रोन सौंपी और वो बदौन वापस चले गए। He continued to live there until his death in 1478 CE. So वहाँ पे वो तब तक रहे जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। So children, here you can see the tomb of Muhammad Shah Lodi and it is in Lodi Garden. Now let's learn about Lodi dynasty, which started from 1451 to 1526 CE. The first is Bahlul Lodi and he ruled from 1451 to 1489 CE. In 1451 CE, Bahlul Lodi was the governor of, here children, a fact is given, Lodi Garden is considered to be the first enclosed garden tomb in India. So ये पहला ऐसा गार्डन है जो पूरी सब तरफ से एनक्लोज था, मीन्स घिरा हुआ था. So in 1451 CE, Bahlul Lodi, who was the governor of Punjab, occupied the throne of Delhi and found the Lodi dynasty. So उन्होंने पंजाब को ऑक्यूपाई किया और दिल्ली में जाके ये वहाँ का उन्होंने जो राज सिंहासन था उसे संभाला और इन्होंने लोधी डायनेस्टी को स्टार्ट किया. He ruled over Delhi for 37 years. तो 37 years तक उन्होंने दिल्ली में राज किया. The next is Sikandar Lodi and he ruled from 1489 to 1570 CE. Sikandar Lodi ascended the throne in 1489 and he annexed Jaipur and Bihar and got the entire region of the Gangetic Plain under his control. So इन्होंने राजगद्दी संभाली थी 1489 में और इन्होंने जयपुर और बिहार he acquired these places और ये जो इन्होंने अपना पूरा जो कंट्रोल था वो गैंगेटिक प्लेन में स्प्रेड आउट कर दिया. Next is Ibrahim Lodi, who ruled from 1517 to 1526 CE. Ibrahim Lodi was the last ruler of the Delhi Sultanate. ये दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर थे and it is said that he was an arrogant ruler and treated the Afghan nobles with little respect. So ऐसा कहा जाता है कि ये एक ऐसे रूलर थे जो बहुत ज्यादा एरोगेंट थे और बदतमीजी से, आप कह सकते हो कि बदतमीजी से बिहेव करते थे. जो भी अफगान नॉबल्स थे उनके साथ वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट से बिहेव नहीं करते थे. इन रिटेलिएशन द नॉबल्स इनवाइटेड बाबर, द रूलर ऑफ काबुल. अब इसके क्योंकि इन सारी बदतमीजियों को देख के वहां के जो नॉबल्स थे उन्होंने बाबर को इनवाइट किया जो काबुल के रूलर थे टू इन्वेड इंडिया. उन्होंने बाबर से कहा कि आप इंडिया को अक्वायर कर लीजिए, इन्वेड कर लीजिए. बाबर मेट लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 CE. सो बाबर जो है लोधी से मिले और कब मिले वो, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत चल रहा था and defeated the latter और उन्होंने उन्हें मार गिराया, leading to the establishment of the Mughal Empire और जिसके बाद से मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हो गए. Now let's learn about the administration of Delhi Sultanate. The rule of Delhi Sultanate was organized under the following. So the first point here is Sultan. The Sultan was at the center of the Sultanate administration and he protected the empire against external attacks and was responsible for maintaining law and order. So यहाँ जो सुल्तान था वो सेंटर था पूरी सल्तनत का और उसका काम था अपने देश को बचाना, एक्सटर्नल जो भी अटैक्स हो रहे हैं उससे बचाना और लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना. He acted as the commander-in-chief of the army and the chief justice of the sultanate. So वो वहाँ पे कमांडर इन चीफ का किरदार निभा रहे थे और एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द सल्तनत, सल्तनत के चीफ जस्टिस जैसा काम वो कर रहे थे. द नेक्स्ट इज नोबल्स एंड ऑफिशियल्स. द सुल्तान वाज असिस्टेड बाय नोबल्स एंड ऑफिशियल्स. द वजीर वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड ए मामलिक वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. The Diwan
Insha was responsible for the records and correspondence of the royal court. So children, यहाँ पे जो नॉबल्स थे और जो ऑफिशियल्स थे वो हेल्प करते थे सुल्तान की, एंड इसमें एक था वजीर जो प्राइम मिनिस्टर का काम करता था, वो इनका प्राइम मिनिस्टर था, जो यहाँ पे अरीज मामलिक है, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये डिफेंस का काम देखते थे. द दीवान इनिशी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकॉर्ड्स एंड द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द रॉयल कोर्ट. सो रॉयल कोर्ट के जो भी रिकॉर्ड्स थे या जो कॉरेस्पॉन्डेंस थे, इनका ध्यान रखना इनका काम है. द नेक्स्ट इज द आर्मी ऑफ द टर्क्स comprises infantry, cavalry and war elephants. So ये जो आर्मी थी टर्क्स की, इसमें इन्फेंट्री था, कैवलरी थे और वॉर एलिफेंट्स इंक्लूडेड थे. द सोल्जर्स यूज्ड bows and arrows, spears, swords, battle axe, daggers, shields and protecting headgears. So यहाँ पे सोल्जर्स को डिफरेंट इक्विपमेंट्स मिले थे जिससे जो है वो आर्मी में, जो उन्हें आर्मी में हेल्प करता था. द हॉर्समैन एंड हिज हॉर्स वर वेल प्रोटेक्टेड बाय आयरन कवर्स एंड आयरन शीट्स. सो जो हॉर्समैन थे उनको जो पूरी तरह से उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाता था, उनके हॉर्सेस को प्रोटेक्ट किया जाता था, किस चीज से? आयरन कवर्स से और आयरन शील्ड से. एलिफेंट्स वर आल्सो यूज्ड फॉर क्विक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्मामेंट्स एंड सोल्जर्स. सो एलिफेंट्स को यूज किया जाता था फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट. अगर सोल्जर्स को और आर्मामेंट्स को क्विकली ट्रांसफर करना है तो उसके लिए एलिफेंट्स को यूज किया जाता था. कैटapults and such other mechanical devices were used for hurling big stones and on enemies. So catapults का यूज किया जाता था जिसकी वजह से जो सामने जो एनिमी है उस पे बिग स्टोन्स को थ्रो किया जाता था. These were the mechanical devices. Now let's learn what is division of Sultanate. The territories of the Sultanate were broadly divided into two parts. The Sultanate था उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था. The Khalsa or land under the direct administration control of the center, and the Jagirs which were lands under independent Hindus. So ये जो सल्तनत था उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. जो पहला था खालसा, जिसे कहा जाता है लैंड अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल. ये जो है डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में था. और जो दूसरा था वो जागीर था, जो है इंडिपेंडेंट हिंदूज के कंट्रोल में था, हिंदू चीफ्स के कंट्रोल में था. द खालसा लैंड वॉज पार्सल्ड आउट इनटू इक्तास. जो खालसा लैंड था उसे पार्सल किया गया था इक्तास के रूप में, which comprises rent-free land held by Muslim localities. जो एक रेंट फ्री लैंड था जिसे मुस्लिम लोकैलिटीज ने जो है ऑक्यूपाई कर रखा. This comprises the region of Lahore and Multan, the Doab and the Gangetic Valley stretching up to the borders of Bengal and Bihar. So ये जो लैंड था वो गैंगेटिक वैली से स्टार्ट हो रहा था और बंगाल बिहार तक स्प्रेड आउट. The far-off provinces of Gujarat, Malwa, Bihar, Bengal and Deccan were placed under the charge of governor called वालिस और मुख्तास. So ये जो दूर के जो provinces थे जो यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं, गुजरात, मालवा, बंगाल, बिहार एंड डेक्कन, were placed in under the charge of governor. ये गवर्नर के चार्ज के अंडर थे जिससे जो है वालिस या फिर मुख्तास भी कहा जाता है. The provincial government was an exact imitation to the central government. जो provincial government था वो exactly जो है सेम वैसे ही बनाया गया था जैसे central government. The governor was directly responsible to the sultan. So governor जो है सुल्तान को आंसरेबल था. जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उसके जो है जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में गवर्नर जो डायरेक्टली सुल्तान को बताता था. The central government levied 4 taxes, namely zakat, kharaj, kham and zazia. So these were the 4 taxes that was implemented by the central government. Now children, let's learn about the decline and disintegration of the Delhi Sultanate.
सो कैसे ये दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हो गई, ये खत्म हो गई, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. The disintegration of Delhi Sultanate began towards the end of the Tughlaq rule. So जैसे ये तुगलक रूल जो है खत्म हुआ, ऐसे ही दिल्ली सल्तनत भी धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगी. No single emperor can be held responsible for the disintegration of the Delhi Sultanate. किसी एक एम्परर को हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं बता सकते कि किसकी वजह से सल्तनत खत्म हुई. There were a lot of reasons for the decline of the Delhi Sultanate. Some major reasons are as follows. So बहुत सारे reasons हैं इसके decline के लिए. Let's read. What are they? Many rulers were weak, which made the nobles themselves assume power. So बहुत सारे rulers थे, वो weak थे, जिसकी वजह से which made the nobles themselves assume power. जिसकी वजह से जो नोबल्स थे उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें ज्यादा पावर मिल चुकी है और इस वजह से जो दिल्ली सल्तनत था वो खत्म हुई. The wars of succession after the king had died weakened the kingdom. So king के मरने के बाद जो किंगडम था वो वीक होता चला गया. The invasion of foreign rulers gave the final blow to the empire. अब जो फॉरेन रूलर्स थे वो इन्वेड करने लगे इंडिया को, जिसकी वजह से भी एम्पायर जो है नीचे जाने लगा. The imposition of Jizya, a tax for non-Muslims. So Jizya एक टैक्स था जो non-Muslims के लिए था. Conversion of people to Islam, destruction of temples and other places of worship made the rulers unpopular. So ये एक टैक्स लगाया गया था जो non-Muslims के लिए था. Muslims पे ये टैक्स अलाउड नहीं था, लेकिन उनके अलावा जो भी non-Muslims थे उन्हें ये टैक्स देना पड़ता था. लोगों को इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया कि आपको मुस्लिम बनना है, आपको इस्लाम को एक्सेप्ट करना है. और जो टेम्पल्स थे उसे डिस्ट्रक्ट किया गया, उसे तोड़ दिया गया. बहुत सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे जिसे जो है खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से जो लोग थे बहुत ज्यादा गुस्सा थे, वो अपने रूलर्स को के बीच अनपॉपुलर थे. Many revolts led to the formation of independent kingdoms such as विजयनगर एंड ब्राह्मण. So बहुत सारे रिवोल्ट्स जो है किए गए, किस लिए? टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम. एक इंडिपेंडेंट किंगडम को फॉर्म करने के लिए बहुत सारे रिवोल्ट्स किए गए, जैसे कि विजयनगर में किए गए या फिर महामनी में. Now children, let's revise what we have learned in this chapter. The important dynasties of Delhi Sultanate were the Slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, Sayyid dynasty and the Lodi dynasty. Qutbuddin Aibak laid the foundation of the Slave dynasty. The three important Mamluk rulers were the Qutbuddin Aibak, Iltutmish and Balban. Alauddin Khilji was the most important ruler of the Khilji dynasty. Alauddin Khilji introduced market reforms and implemented administration measures in order to maintain a large army. Muhammad bin Tughlaq shifted his capital from Delhi to Daulatabad and introduced a law of reform measures, but most of them failed on account of ill planning. After the Tughlaqs came the Sayyid and the Lodis. The disintegration of the Delhi Sultanate began towards the end of the Tughlaq rule. Now let's answer these questions. What were the similarities in the administration of Muhammad bin Tughlaq and Alauddin Khilji? So we have learned about both children, about Muhammad bin Tughlaq also and Alauddin Khilji. We have to find out and write all the similarities which were between them. Do you think the token currency was a good idea? So what according to you, what do you think? Was it a good idea or not? That you have to write here. And with this children, we have completed the chapter. I hope that you have understood it. And if you have any queries, you can ask me in the comments. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay later.